उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास सभागार में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों एवं युवाओं के विकास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी, उच्च शिक्षण संस्थानों का गुणात्मक विकास होगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में बताया गया कि उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण के अंतर्गत प्राप्त हुए 500 शोध प्रस्तावों में से चयनित 44 शोध प्रस्तावों के लिए लगभग 3 करोड़ 66 लाख रुपए के शोध अनुदान राशि स्वीकृत की गई है और इसे बता दें कि प्रथम किश्त के अनुरूप लगभग 1 करोड़ 83 लाख रुपए की अनुदान धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 43वां राष्ट्रीय अधिवेशन एम्स ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा विशेषज्ञ, इंटीग्रेटेड हेल्थ समेत स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार मंथन की चर्चा भी करेंगे। हम लोग कुछ प्रस्ताव चिकित्सक एवं देश हित में लेके आने जा रहे हैं, जिसमें चिकित्सकों की सुरक्षा का बिल 2023 इस रेजोल्यूशन प्रस्ताव पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम दूसरा चर्चा एडोलेसेंट फीमेल की हेल्थ, जिसमें बच्चेदानी गर्भाशय का कैंसर होता है, उसके प्रिवेंशन के लिए HPV वैक्सीन दी जा सके प्रिवेंशन की, उसको हमें लेकर के आना है। इसमें डिजिटल हेल्थ मिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे रोगियों को और चिकित्सकों को लाभ हो, इस पे आगे आने वाले कालखंड में कार्य किया जाएगा। कि स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। नंबर 1, भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को एक दिशा दी है, स्वच्छ भारत के माध्यम से और अब स्वस्थ भारत के माध्यम से। क्योंकि आपने देखा है कि स्वच्छ भारत होते ही बहुत सारी चीज़ें इस देश की और लोगों की दृष्टि बदली है। दूसरी बात यह है कि जब स्वस्थ भारत होगा तो समर्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा। क्योंकि जब स्वस्थ नहीं हो सकते और सशक्त नहीं हो सकते, सशक्त नहीं होंगे तो आप समर्थ नहीं होंगे। इसलिए इस कार्यशाला के माध्यम से, जिसमें पूरे देश के चिकित्सक आ रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 26 फरवरी से शुरू हो रहा है और सत्र को लेकर प्रदेश में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी के विजन 4 विजन को लेकर बजट को प्रमुखता दी जाएगी, जिसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों और अन्नदाताओं को पर फोकस रहेगा। और साथ ही बता दें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत जो भी अच्छे प्रावधान होंगे वो किए जाएंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता का कोई मुद्दा उठाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गैरसैंण का मुद्दा उठाने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस कभी भी गैरसैंण को लेकर गंभीर नहीं रही। साथ ही उन्होंने कहा कि गैरसैंण को बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। नहीं, बजट हम लोग उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है, एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज जातिवादी राजनीति के जो हमारे विरोधा हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जातिवादी राजनीति करके आज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हम 4 लोगों को अपनी जाति मानते हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया है, जिसको हम लोग परिभाषित करें तो G4 गरीब,
Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। इन 4 ज्योतियों को यदि हम उत्थान कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश और देश का विकास कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है और प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने 26 फरवरी को राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। वहीं महेंद्र भट्ट ने बताया कि 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा। ये कुछ नहीं, देखिए आज हमारी एक अहम बैठक है जिसकी अध्यक्षता हमारे संरक्षक कोकरेती जी कर रहे हैं, जो बहुत पुराने दल के नेता हैं और कर्नल कोटाला जी के उसमें जो है नेतृत्व में ये हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम कुछ बहुत अहम मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हम अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्षेत्रों से लेकर के, बूथ से लेकर के और अन्य जो भी चुनावी गतिविधियां होती हैं उनको लेकर के हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। पौड़ी और बिजनौर के अधिकारियों के बीच बैठक हुई और इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि कोटद्वार बॉर्डर एरिया में निर्वाचन अवधि के दौरान गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के संबंध में बैठक की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट से उसमें यूपी के बिजनौर जनपद के जो पदाधिकारी, जनपद के जो हमारे स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण हैं, उनके साथ में बैठक की गई है और इसमें पुलिस ऑफिसर्स, दोनों ही साइड्स के पुलिस ऑफिसर्स भी अवेलेबल थे और इसमें विभिन्न मुद्दों पर आगामी चुनावों को लेकर, जिसमें मेनली जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं या कॉमन पेट्रोलिंग है या व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया जाना है, इलिसिट लेकर के ट्रेड को लेकर है या बोगस वोटिंग की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए डिटेल डिस्कशन हुआ और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए स्ट्रेटजी हम लोगों ने फाइनलाइज की। अध्यक्षता में आज जो है बिजनौर के भी प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण आज यहाँ आए थे और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत डिटेल में जो है कई बिंदुओं पे चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से जो बिंदु थे वो हमारे जो बॉर्डर के चेक पोस्ट हैं उसको लेकर जो उनकी तरफ से जहाँ जहाँ चेकिंग होगी, हमारी तरफ से जहाँ जहाँ हमारी चेक पोस्ट बनाई जाएगी, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। जहाँ जहाँ हमें बॉर्डर एरियाज़ में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने हैं, उस संदर्भ में बात हुई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे आदतन अपराधी हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, हमारे जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनकी भी सूची का आदान प्रदान किया गया है। जो हमारे टनकपुर के खनन वाहन स्वामी पूर्णागिरी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम आकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा। वाहन स्वामियों ने क्रेशर स्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टनकपुर क्रेशर शारदा खनन वाहन स्वामियों का शोषण कर रहे हैं। मां शारदा खनन यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने बताया कि शारदा खनन कार्य खुलने से पहले कुमाऊं स्टोन क्रेशर और शारदा स्टोन क्रेशर स्वामियों के साथ शारदा खनन यूनियन वाहन स्वामियों के मध्य बैठक हुई थी और बैठक में 56 रुपए प्रति क्विंटल खनन सामग्री का रेट तय हुआ था और इस बीच में भी कुमाऊं स्टोन क्रशर की भार क्षमता समाप्त हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए शारदा स्टोन क्रशर मालिक द्वारा मनमानी तरीके से खनन सामग्री का 50 रुपए प्रति क्विंटल रेट कर दिया गया, जिसके चलते यूनियन के खनन वाहन स्वामियों द्वारा बहिष्कार करते हुए खनन कार्यों को बंद कर दिया गया है। ये लोग खड़े हो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उसका गाड़ी वालों का कम से कम 1100 से 1200 रुपये खर्चा लगातार आता है गाड़ी खड़ी होने पे, और उसको पूरी अच्छे से पता है कि गाड़ी वाले मजबूर होकर 50 में गिरा देंगे। लेकिन हम इतने मजबूर नहीं हैं, हम कृष्ण स्वामी को भी बताना चाहते हैं, इतने मजबूर नहीं है। हम अपने वाहन खड़े कर भी सकते हैं और उनको दिखा भी दिया है और हमने उनको भी एसएम के माध्यम से उसमें लिखित भी दे रखा है। अगर रविवार तक हमें
पहले की तरह 56 रुपये प्रति क्विंटल रेट नहीं दिया गया तो हम सोमवार से धरना प्रदर्शन करने के बाद रहेगा। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि शोषण करने वाली बात जो कही जा रही है, शोषण क्या कहना चाहेंगे उसमें? शोषण का तो ऐसा हो गया, एक खेल बन गया है इनके लिए, हर साल हम इतने सालों से देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र टनकपुर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 15 हैलोजन लाइट लगाए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसी क्रम में नगर पालिका परिषद टनकपुर के अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी की मौजूदगी में उत्तराखंड परिवहन निगम के सिटी बस स्टैंड में जगह चिन्हित कर हैलोजन लाइट लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया है और मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 15 हैलोजन लाइट लगाई जाएंगी। मुझे जानकारी ईओ साहब के माध्यम से मिली है। मैं सर्वप्रथम नगर पालिका को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा बस स्टेशन परिसर में ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और इससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगी और रोशनी अधिक होने से किसी के सामान की चोरी चकारी और किसी भी तरह की असुविधा यात्री को नहीं होगी और परिसर में रोशनी होने के कारण सभी यात्री सुरक्षित रहेंगे। और मैं पुनः इसके लिए नगर पालिका के ईओ साहब को बार बार धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बस स्टैंड के लिए इस तरह की सुविधा की योजना बनाई और अभी हाल ही में पूर्णागिरी माँ का मेला आरंभ होने वाला, उस रोशनी होने के कारण बहुत सुविधा मिलेगी। पुनः नगर पालिका को इसके लिए धन्यवाद और ऐसा प्रथम बार हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव में नगर निगम की 62 बीघा भूमि पर बाहरी लोगों के अवैध अतिक्रमण पर बीजेपी नेता राजेंद्र अंथवाल का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार में गौसेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि नगर निगम की भूमि पर सालों से अवैध कब्जे के लिए अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिनकी देखरेख में ये अवैध अतिक्रमण हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा की घटना का कई जगह पुनरावृत्ति हो सकती है। धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों का हौसला बढ़ता रहता है और वो संख्या बढ़ जाती है और जब संख्या बढ़ जाती है तो फिर वो एक संकट पैदा समाज के लिए कर देता है। जो आज हल्द्वानी में हुआ वो अन्य जगह भी होने वाला है। जैसे हमारे कोटद्वार में ही 62 बीघा ज़मीन जो अतिक्रमण नगर पालिका की नगर निगम की है और जो कि अतिक्रमण हो रखी है, उस पर कोर्ट के भी आदेश हैं और वो जल्दी खाली होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसी उसमें वो भी खाली होगी। अभी एक बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्र छात्राएं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पढ़ाई और शरीर का शोध कर सकेंगे। आपको बता दें, दून मेडिकल कॉलेज में धन सिंह रावत ने वर्चुअली रूपक शव से प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है, जिसके जरिए अभी बिना किसी शव के वर्चुअल माध्यम से शरीर से अंगों को समझ सकेंगे। जी हाँ, 3D वर्चुअल कैडेवर जिसका कि कल ही माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये एक मशीन होती है और इसके द्वारा हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बॉडी जो कि ह्यूमन बॉडी है उसमें उसकी संरचना जो एनाटॉमी, जैसे कि स्किन है, जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, बोन हैं, नसें हैं, आर्टरीज हैं, तो ये समस्त संरचना के बारे में जो सिखाया जाता है। होता है यूँ। मौसम में बदलाव के चलते देहरादून के दून चिकित्सालय के बाल रोग विभाग की ओपीडी में सांस की बीमारी से ग्रसित बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है और सांस की दिक्कत की वजह से अस्पताल के बाल रोग विभाग में ज्यादातर बच्चे निमोनिया, अस्थमा, स्वाइन फ्लू और ऐसे केस मिल रहे हैं। और इस बात को लेकर बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी बच्चों के स्वाइन फ्लू के टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें 5 से 7 बच्चे स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल एक बच्चा अस्पताल में भर्ती हो रखा है जो
H1N1 पॉजिटिव पाया गया है और अन्य बच्चों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों में जिस दिक्कत जो आती है, सबसे ज़्यादा सांस की दिक्कत आती है। सांस वाली बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है। उसमें छोटे बच्चों में जैसे आपका निमोनिया बहुत ज़्यादा है, सांस वाले अस्थमा वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ फ्लू वाले भी आए हैं, फ्लू वायरल जो हमारे बहुत H1N1 जो था, 2-3 बच्चे हमारे पास पॉजिटिव अभी हैं और एक बच्चा तो अभी पॉजिटिव भी है, इससे पहले भी थे। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे जो अभी आ रहे हैं वो सांस की दिक्कत लेके ही आ रहे हैं। ज़्यादातर जो कंप्लेन होती है माँ का और पेरेंट्स का यही होता है कि सांस की दिक्कत बच्चे को हो रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो निमोनिया है। दूसरा जो आपका है वायरल लाइक कोई भी हो सकता है, वो सांस की थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस वजह से सांस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से कमर कसते नजर आ रहा है। लगातार बता दें सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक की जा रही है, तो कहीं बूथ लेवल ऑफिसर्स की लगातार बैठक हो रही है। और साथ ही बता दें जसपुर एसडीएम गौरव सिंह चटवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के सुख सुविधाओं के मद्देनजर जसपुर क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण किया और बूथों की खामियों को दुरुस्त कराने के भी आदेश जारी किए हैं। जसपुर निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह चटवाल ने बताया कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 145 बूथ बनाए गए हैं और वही शेष काशीपुर क्षेत्र में है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल आसन सर पे हैं, तो उसके लिए हम जो है सभी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो उसमें जो वहाँ पे देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो पीठासीन अधिकारी और जो टीम को मिलनी चाहिए निर्वाचन वाली, तो उसके लिए रेगुलर जो वे में जो है सभी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन जसपुर में 145 बूथ हैं, जिसमें जो है कुछ बूथ तहसील जसपुर में है और कुछ तहसील काशीपुर में है। भीमताल के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उत्तराखंड जल संस्थान महाप्रबंधक के कार्यालय में भीमताल नगर में हो रही जल आपूर्ति की समस्या को लेकर कुमाऊं कार्यालय के महाप्रबंधक के साथ वार्ता की और इस साल बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने नगर में लगे वाटर पंप को ठीक करने के साथ ही विद्युत आपूर्ति के लिए अधिक लोड देने की भी अपील की है। हाउस में जो है विद्युत का कोई लोड बनना था, उसका एस्टीमेट आया था, अभी मेरी जानकारी में नहीं था, अभी मेरी जानकारी में आया, मैंने कहा कि उसको सैंक्शन भी कर दिया। और जहाँ तक नगर की बात है, पानी गर्मियों का समय आना शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या तैयारी है, क्या थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जैसे जैसे समस्या आएगी उस पर निराकरण करेंगे, मैं भी निरीक्षण करूँगा। अभी तो फिलहाल वाटर सप्लाई ठीक ही चल रही है। अभी कुछ ब्लॉक की जो शिकायत की है लोगों ने कि ब्लॉक में कुछ प्रेशर की कमी आ रही है, तो उसमें देखूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।